हो जाएगा, इस बार हो जाएगा। मैंने बोला पापा आप हर साल यही बोलते हो। मेरे पापा रोने लगे थे जब रिजल्ट आया था, उन्होंने हग कर लिया था मुझे। एक बच्चे की वही ख्वाहिश होती है कि माँ बाप की आंखों का सुकून बने। ये चाहता हूँ कि मेरी सारी बेटी पढ़ी लिखे, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि बस कैसे भी करके एक नॉर्मल पढ़ाई कर दो, शादी कर दो, ये सब नहीं। जो बात सच रहती थी ना मैं घर में बोल देती थी, मैं डरती नहीं थी कभी। पापा की मैं शुरू से फादर्स डॉटर रही हूँ, नहीं पापा की परी नहीं, पर मैं फादर्स डॉटर, उन्हीं के साथ बचपन से ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। पापा ने बोला अब और पढ़ो आगे यूपीएससी दो। पापा को मैंने बोला कि 3-4 साल अभी शादी के बाद में मत सोचिए, यही कुछ कर लो ब्याह, घर से ही पढ़ो। हाँ, मैंने बोला पापा ठीक है घर से पढ़ लूँगी, पर जो एक एक्सपोजर होता है कि सिर्फ पढ़ाई नहीं होती ना, पर्सनालिटी डेवलप करनी पड़ती है। आपको लोग ज़्यादा जज करने लगेंगे, मुझे सेल्फ डाउट होने लगा क्या कर रही हूँ। और एज अ फीमेल और एज अ जो बैकग्राउंड रहता है कि अब शादी करानी है, आपकी बेटी क्या पढ़ रही है, इतनी बड़ी क्या पढ़ाई होती है, मतलब लोगों को सिविल सर्विसेज उतना पता भी नहीं होता है। मैं बेड पे जाती थी तो कब सुबह के 4 बज जाते थे, आँख खुले खुले, वो पता नहीं चलता था। कुछ मुझे लोगों ने बताया कि जो तुम्हारे पास पॉजिटिव चीज़ें हैं तुम उन्हें याद करना सीखो, तुम्हारे लाइफ में क्या क्या अच्छा है। उन लोगों ने हमेशा बोला नाज तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, बस लक साथ नहीं दे रही है, तुम अच्छा करोगी। बिहार की स्कीम्स मैंने ज़्यादा पढ़ना शुरू की, बिहार के फैक्ट्स ज़्यादा पढ़ना शुरू किए। मैंने टॉपर्स कॉपी को बहुत ज़्यादा अच्छे से रिव्यू किया। जब तक आपकी समझने की क्षमता नहीं रहेगी तो आप प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। थ्रू आउट आपने साल भर कितना न्यूज़पेपर पढ़ा है, कितने नोट्स बनाए हैं, कितना आप अवेयर हो, नेशनल इंटरनेशनल बिहार के सारे जो भी इवेंट्स हुए हैं, तो ये सब आपको मेंस में हेल्प करते हैं। दोस्तों इस वक्त हमारे साथ हैं नाज मजीद, जिन्होंने इस बार 69 बीपीएससी में 198 रैंक हासिल की है और मैम रेवेन्यू ऑफिसर बनने जा रही हैं। मैम सबसे पहले कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। पहले आप अपने बारे में बताइए, फैमिली के बारे में बताइए। मेरा नाम नाज मजीद है, मैं बक्सर से हूँ, बिहार से, और अभी मेरी फैमिली झारखंड में रहती है। और मुझे इस बीपीएससी एग्ज़ाम में मुझे 198 रैंक आई है और मुझे रेवेन्यू सर्विस का पोस्ट मिला है। और मेरे मदर फादर सभी बक्सर से बिलोंग करते हैं। अभी हमारे फैमिली में हम मम्मी पापा और हम 6 भाई बहन हैं। और मेरे पापा रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू हैं। ग्रेट। मैम अपनी एकेडमी के बारे में बताइए, कैसे से एजुकेशन में आप आगे बढ़ी, कहाँ से क्या क्या किया, इसके बारे में बताइए। एकेडमिक मैंने अपनी स्कूल की जो शिक्षा थी वो मैंने धनबाद से ही की। वहाँ मैं 10th में टॉपर रही थी। फिर 12th में मैंने मैथ्स लिया था। फिर वहाँ पे भी मुझे अच्छी परसेंटेज आई थी, 81-82 परसेंटेज आई थी। फिर वहाँ के बाद से मुझे चेंजेस लगा। मैंने सोचा कि अब मुझे क्या करना है, इधर मेरे पास इंजीनियरिंग एज अ सब करियर ऑप्शनल था और एज अ सिविल सर्विसेज। तो फिर मैंने देखा कि सिविल सर्विसेज ले लेती हूँ। तो फिर मैंने देखा कि अगर मैं साइंस से अगर ग्रेजुएशन करूँ तो आगे सिविल सर्विसेज में ऑप्शनल तो फिर मुझे कुछ आर्ट्स का ही रखना होगा, क्योंकि मार्क्स उसमें अच्छे आते हैं। तो फिर मैंने हिस्ट्री को मैंने ग्रेजुएशन किया। यहाँ पर जब मैंने हिस्ट्री लिया तो बहुत लोगों ने मुझ पर डाउट किया कि अरे आप तो अच्छे स्टूडेंट हो, आप हिस्ट्री क्यों ले रहे हो, आर्ट्स तो वैसे लोग लेते हैं जो जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो मैंने सोचा था कि अभी बोल रहे लोग बोलने दो और बाद में मैं एक दिन प्रूफ करूँगी। और मतलब मैं बहुत शुक्र, इस नेचर का बहुत मैं शुक्र करती हूँ कि सच में मुझे अपने आप को प्रूफ करने का मौका मिला। मैम ये कब ये ख्याल कब आया कि सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए, और शुरुआती दौर से बताइए क्या क्या स्ट्रगल रही है स्टेप बाय स्टेप। सिविल सर्विसेज तो मुझे बचपन से ही मन था, क्योंकि मेरे इंस्पिरेशन मेरे फादर थे और कॉलोनी में भी कुछ लोग थे। फिर मैंने सोचा कि अब सिविल सर्विसेज करती हूँ, तो ग्रेजुएशन में मैंने हिस्ट्री लिया। फिर पापा को बोला कि अब कोचिंग में मैं एडमिशन लूँगी और पढ़ूँगी। तो पापा ने बोला कि यही कुछ कर लो ब्याह, घर से ही पढ़ो। हाँ, और तो फिर मैंने बोला पापा ठीक है घर से पढ़ लूँगी, पर जो एक एक्सपोजर होता है कि सिर्फ पढ़ाई नहीं होती ना, पर्सनालिटी डेवलप करनी पड़ती है, मैच्योरिटी लानी पड़ती है, माइंडसेट डेवलप करना पड़ता है। तो मैंने पापा को बोला मैं घर से निकलूँगी, दिल्ली जाऊँगी। तो दिल्ली में गई। फिर मुझे एंट्रेंस एग्ज़ाम हमदर्द स्टडी सर्कल का और जामिया आरसीए का पता चला कि वो माइनॉरिटी एंट्रेंस आरसीए तैयारी करवाते हैं सिविल सर्विसेज की। तो हमदर्द स्टडी सर्कल में मैं 2 साल रही। अच्छा। वहाँ से रह के मैंने बिहार बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया, मेंस लिखा, प्री दिया, मेंस लिखा, इंटरव्यू भी दिया, पर 2 बार मेरा फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ।
तो यहाँ से जो मेरा मेन स्ट्रगल है वो ज़्यादा और भी बढ़ गया, क्योंकि अब आपको लोग ज़्यादा जज करने लगेंगे। और उसके बाद मुझे सेल्फ डाउट होने लगा क्या कर रही हूँ, और एज अ फीमेल और एज अ जो बैकग्राउंड रहता है कि अब शादी करानी है ये सब। तो पर मेरे मम्मी पापा ने हिम्मत दिखाई। वहाँ भी लोग उनको बोलते थे कि आपकी बेटी क्या पढ़ रही है, इतनी बड़ी क्या पढ़ाई होती है, मतलब लोगों को सिविल सर्विसेज उतना पता भी नहीं होता है। तो फिर थर्ड अटेम्प्ट था ये, और लग रहा था मेंस में इस बार मैंने ज़्यादा टाइम लगाया। मेंस में मैंने बहुत सारे ग्रुप बनाए हमदर्द स्टडी सर्कल में। हम लोग टाइमली ऐसा आंसर राइटिंग करते थे टाइमर लगा कर, और इस बार मेंस में अच्छा नंबर आया मेरा, और मेरा जो सिलेक्शन भी हुआ है वो एज अ जनरल लिस्ट में हुआ है। तो 198 रैंक आई है मुझे। और बस एक होता है सेल्फ डॉट, जो आपने वर्ड यूज़ किया, सेल्फ डॉट कब आता है? सेल्फ डॉट और सेल्फ डॉट आने के बाद डीमोटिवेशन सी भी आ जाती है, यार अब क्या करें कैसे करें, तो उस ट्रॉमा से आप अपने आप को कैसे बाहर लाया? हाँ, ट्रॉमा तो बहुत ये हो, ट्रॉमा ऐसा हो गया था कि रात में अगर मैं बेड पे जाती थी तो कब सुबह के 4 बज जाते थे, आँख खुले खुले वो पता नहीं चलता था। पर फिर भी मैंने सोचा कि यही टाइम है। फिर मैंने अपने आप पे बिलीव करना सीखा। कुछ मुझे लोगों ने बताया कि जो तुम्हारे पास पॉजिटिव चीज़ें हैं तुम उन्हें याद करना सीखो, तुम्हारे लाइफ में क्या क्या अच्छा है। 2 बार इंटरव्यू तक भी बहुत लोग नहीं पहुँच पाते हैं, तुम पहुँच रही हो, कैलिबर है, और थोड़ा मेहनत करो आगे पहुँच जाओगी। मेरे जो साथ के लोग थे, मेरे जो फैमिली मेम्बर्स थे, फ्रेंड्स थे, टीचर्स थे, इन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। ये बात है कि उन लोगों ने हमेशा बोला नाज तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, बस लक साथ नहीं दे रही है, तुम अच्छा करोगी अच्छा करोगी। तो फिर आगे आपने कैसे, मतलब फेलियर के बाद होता है कि चीज़ों को एनालाइज करके फिर आगे बढ़ते, फिर आपने क्या क्या चेंजेस किए थे अपनी प्रिपरेशन में? हाँ, चेंजेस मैंने ये किए थे कि मेरी जो 60 जब मेरी पहली वाली जब मेंस में थी उसमें मार्क्स अच्छी नहीं आई थी, तो उसमें था GS2 में मार्क्स कम आए थे मुझे। तो फिर मैंने देखा कि क्या ऐसा लिखे, जैसे बिहार है तो बिहार अपना डिमांड करता है, अगर हम इंडिया के बारे में ज़्यादा लिखेंगे तो उसमें ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो हम बिहार की स्कीम्स मैंने ज़्यादा पढ़ना शुरू की, बिहार के फैक्ट्स ज़्यादा पढ़ना शुरू किए, और ये देखा गया कि किस तरह से नंबर ज़्यादा मिलता। तो मैंने टॉपर्स कॉपी को बहुत ज़्यादा अच्छे से रिव्यू किया। तो ये सब मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ इन सब चीज़ों का। बिहार स्पेशल एक बुक आती है बिहार समग्र, उसको मैंने पढ़ा और उससे मैंने नोट्स बनाए। फिर कुछ कोचिंग के जो सोर्सेज थे बिहार के करंट अफेयर, उसको लेकर के मैंने फिर उनके नोट्स बनाए। और फिर यूपीएससी के भी जैसे कुछ करंट अफेयर के नोट्स थे, यूपीएससी के भी करंट अफेयर के नोट्स थे, तो उनके भी मैंने खुद से सेल्फ नोट्स बनाए अपने। PYQ के भी नोट्स बनाए। तो मेरी जितने पर्सनल नोट्स रहेंगे ना वो आपको ज़्यादा याद रहते हैं, क्योंकि वो आपके हैंड रिटन रहते हैं, और एक बार लिखने से वो दिमाग में भी बैठ जाता है। टाइम टू टाइम सुबह उठकर उसे रेगुलर याद करना, दीवार पर स्टिक कर देना, ये सब चीज़ें काम आती हैं। लैंग्वेज क्या थी, इंग्लिश और हिंदी? इंग्लिश थी। इंग्लिश थी। तो एक तो बचपन से ये करना कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरी सारी बेटी पढ़े लिखे, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि बस कैसे भी करके एक नॉर्मल पढ़ाई कर दो, शादी कर दो, ये सब नहीं। पापा को जो भी बोला, पापा यहाँ पढ़ना है, पापा बाहर जाना है, पापा ने हाँ ठीक है, पापा ने फाइनेंशियली सपोर्ट किया, इमोशनली सपोर्ट किया। इस बार तो मेरे पापा ही तुम्हारा हो जाएगा, इस बार हो जाएगा। मैंने बोला पापा आप हर साल यही बोलते हो। नहीं तुम देखना हो जाएगा। तो और सबसे ज़्यादा खुश भी मेरे पापा रोने लगे थे जब रिज़ल्ट आया था, उन्होंने हग कर लिया था मुझे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक बच्चे की वही ख्वाहिश होती है कि माँ बाप की आंखों का सुकून बने, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। पापा को ऐसा क्यों लगा कि तुम कर पाओगी? मतलब एक होता है ना बच्चे में, उन्होंने पोटेंशियल देखा या फिर लगा यार इस पे रिस्क लेना चाहिए कि नहीं, बाहर भेजना है। आप में ऐसा क्या लगा पापा को जिसकी वजह से पापा बहुत ही कॉन्फिडेंट थे और उनका ये कॉन्फिडेंस आपने प्रूव किया? हाँ, पापा को ये लगा कि ये बोल्ड है, मतलब जो बात सच रहती थी ना मैं घर में बोल देती थी, मैं डरती नहीं थी कभी। तो पापा को लगा ये बाहर जाके ये अपना स्टैंड ले पाएगी। और पापा की मैं शुरू से फादर्स डाउटर रही हूँ, पापा की परी नहीं, पर मैं फादर्स डाउटर, उन्हीं के साथ बचपन से ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। तो पॉलिटी, हिस्ट्री, ये सब में बचपन से ही मुझे इंटरेस्ट थी, तो वो पापा ही मुझे न्यूज़पेपर पढ़ते थे, मुझे बताते थे, तो ये सब इसलिए। देखिए वही होता है ना कि आपकी कामयाबी में बहुत लोगों का हाथ होता है, लेकिन आपके पेरेंट्स जो हैं उनकी अहमियत ज़्यादा होती है, इन द सेंस कि वो बहुत ही क्लोज होते हैं अपने बच्चों को लेके, और वो समझते हैं बच्चों की जो क्वालिटी है, डिसक्वालिटी है, उसके जो बिहेवियर हैं,
उसको मम्मी पापा से बेहतर दुनिया का कोई इंसान नहीं समझ सकता। 4 बहनें और 2 भाई हैं, और वह सब सिस्टर क्या कर रही हैं? सारी अभी एम्प्लॉयड है, मेरी सारी सिस्टर सेल्फ इंडिपेंडेंट है। तीनों की शादी हो चुकी है, और पहली गवर्नमेंट स्कूल में दिल्ली में टीचर हैं, दूसरी ने इंजीनियरिंग कर रखा है, वो पुणे में है, और तीसरी जो है वो बिहार में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में ब्रांच मैनेजर हैं। और दोनों भाई? दोनों भाई, एक मेरे बड़े भैया हैं, उनकी एक अपनी कंपनी है, और दूसरे सबसे छोटा मेरा भाई है, वो बेंगलोर में IT में जॉब करता है। क्योंकि अब 3 बहनों की शादी हो गई, अब आप चौथी हैं, तो ये शादी का कोई प्रेशर तो नहीं है? नहीं, अब तो बिल्कुल भी नहीं है। अब पापा ने बोला अब और पढ़ो, आगे UPSC दो, और पापा से मैंने बोला पापा भी 3-4 साल अभी कुछ भी मत सोचिएगा, बोले हाँ। पापा को मैंने बोला कि 3-4 साल अभी शादी के बारे में मत सोचिए। पापा ने बोला हाँ तुम्हें अब पढ़ना है पढ़ो। अब मैं रिलैक्स्ड हो गया हूँ। बहुत बढ़िया। BPSC का जो सिलेबस है, पैटर्न एग्जामिनेशन का, कैसे देखते हैं इन चीज़ों को, और इसके लिए बहुत ही अच्छा तरीका स्टूडेंट के लिए क्या होना चाहिए प्रिपरेशन का? क्योंकि मतलब एक लेमैन जो अभी शुरुआती कर रहा है, तो उनको किन किन बातों का ध्यान दें, स्टेप बाय स्टेप बढ़ें BPSC की प्रिपरेशन के लिए? BPSC 2 साल से हम देख रहे हैं कि 68 और 69 BPSC पूरी की पूरी UPSC पैटर्न पर आ चुकी है, क्योंकि अब जो प्रीलिम्स भी होता है वो काफ़ी उनका सब्जेक्टिव अच्छे से होता है, UPSC के ही पैटर्न पे होता है। ये नहीं कि अब फैक्ट आने लगा, 1 लाइनर क्वेश्चन अब बहुत कम आते हैं। तो आप जिस तरह से UPSC के भी आप PYQ करके चले जाइए, BPSC के भी PYQ करिए, टेस्ट सीरीज़ जितना लगाइए, और एक एनालिटिकल अप्रोच होना चाहिए। जब तक आपकी समझने की क्षमता नहीं रहेगी तो आप प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। फिर जब हम मेंस में बढ़ते हैं तो अब हम देख रहे हैं कि UPSC के जैसा ही BPSC का भी पैटर्न हो गया है। 3 घंटे में 20 क्वेश्चन लिखने पड़ते हैं, और वो भी ऐसा नहीं कि अब PYQ रिपीट होती है, अब तुरंत एट द पॉइंट में क्वेश्चन आती है जो करंट अफेयर्स में चल रहे हैं। तो उस समय आपका दिमाग कितना काम कर रहा है, और मेंस तो ऐसा होता है कि 1 सेकंड सोचने का भी टाइम नहीं मिलता है। तो आप कितना प्रिपेयर कि थ्रू आउट आपने साल भर कितना न्यूज़पेपर पढ़ा है, कितने नोट्स बनाए हैं, कितना आप अवेयर हो नेशनल इंटरनेशनल बिहार के सारे जो भी इवेंट्स हुए हैं, तो ये सब आपको मेंस में हेल्प करते हैं। और इंटरव्यू में तो वही है कि आप शुरू से अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान दीजिए, आप कैसा सोच रहे हैं, किन लोगों के साथ रह रहे हैं, आपका अप्रोच क्या है चीज़ों को देखने का, आपका नज़रिया क्या है। तो वो क्या होता है ना, इंटरव्यू में वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। आप इंटरव्यू में अपने आप को आर्टिफिशियली नहीं दिखा सकते हो, वहाँ पे इतने बड़े बड़े लोग बैठे रहते हैं, वो लोग आपको जज कर लेंगे अगर आप कुछ आर्टिफिशियली अपने अंदर क्रिएट करके रखें। तो डिसिप्लिन रहिए, मोटिवेटेड रहिए, एंड पॉजिटिविटी मेंटेन करके रहिए, तो ये अच्छी चीज़ होती है। ऐसे का जो अप्रोच होना चाहिए वो है कि आप कोई भी टॉपिक उठाइए PYQ से और लिखने की कोशिश करिए। आप जब लिखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि मैं कितना कैलिबर हूँ, लिख पा रहा हूँ, नहीं लिख पा रहा हूँ। उसके बाद जब आपका अप्रोच होता है वो पेस्टल अप्रोच होना चाहिए, जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी, हिस्ट्री, सारे मतलब कंपोनेंट्स आने चाहिए ऐसे में। उसके बाद जो होता है कि ऐसे जो टॉपिक है, ज़रूरी नहीं कि हम उस टॉपिक को ही सच मानकर उस पर लिखें, हम खुद से क्वेश्चन जनरेट करें, हाउ, व्हाई, व्हेन, ये सब करके जब हम करते हैं। और एक होता है कि उसके पॉजिटिव अप्रोचेस, निगेटिव अप्रोचेस, एनालिटिकल थोड़ा ऐसे हो, तो फिर बाद में एक कंक्लूजन अच्छा सा, जहाँ से शुरू, अगर आप कोई स्टोरी से शुरू कर रहे हैं तो उस स्टोरी पे एंडिंग होना चाहिए। तो ऐसे का फॉर्मेट ऐसा लगे कि जो चेक कर रहा है उसे पढ़ने में अच्छा लगे। तो जितना आप ऐसे को स्ट्रक्चर देंगे, सजा कर लिखेंगे, उतने आपके ऐसे में मार्क्स अच्छे आएंगे। टॉपर्स के ऐसे की कॉपी देख सकते हैं क्या? हाँ, टॉपर के ऐसे की कॉपी आप थ्रू आउट रीड करिए, उन्हें लिख के प्रैक्टिस करिए, तो उनसे तो बहुत बेनिफिट होता है। मैम, आपने कहा PYQ के टॉपिक को उठा के आप प्रैक्टिस करो, ऐसा कोई गेस नहीं कर सकते कि ऐसे में इस सब्जेक्ट से पूछा जा सकता है, कुछ ऐसा होता है क्या? हो सकता है, जो GS में जो चीज़ें चल रही हैं, तो अभी जो करंट इवेंट्स चल रहे हैं, तो वो सब भी होता है। फिलोसफिकल टॉपिक्स को तो हम अब गेस नहीं कर सकते, तो वो तो PYQ से देखना पड़ेगा। कुछ ऐसे नॉन फिलोसफिकल ऐसे जो पूछे गए और वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर से रिलेटेड था, कुछ 69 में कुछ ऐसा था क्या? हाँ, जैसे इंडियन इकोनॉमी, इंडियन एग्रीकल्चर, साइंस, स्पेस, ये सब जो टॉपिक्स जो नॉर्मल करंट अफेयर्स में चलते हैं, तो सेक्शन 1 में तो ऐसे ही टॉपिक्स पे आए थे। रेवेन्यू ऑफिसर बनने वाली हैं नाज मैम, और वो कहते हैं छोटे कंधे पे इतना बड़ा, वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी। और मैं क्यों बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ नाज को लेके, क्योंकि अब तक की जो कन्वर्सेशन हुई है, जो चीज़ निकल के हमारे तक आई, क्योंकि मैं समझ जाता हूँ बच्चों की पर्सनालिटी, उनकी पोटेंशियल है, इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि मैम को जो भी जिम्मेदारी मिलेगी आयोग की तरफ से, मैम उसे बाखूबी निभाएंगे
अपने परिवार का, अपने बक्सर का, अपने स्टेट बिहार का और इस देश का नाम रोशन करें। थैंक यू वेरी मच। ज़रूर, थैंक यू सो मच।